तो नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब 5 चरण के मतदान हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अब छठे चरण की बारी है। 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 14 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जो पूरे यूपी में सबसे हॉट सीटों में से एक है, जिसमें से एक है आजमगढ़ लोकसभा सीट। यहां पर चुनाव हो रहा है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, जहां पर राजा भैया के रुख से जो है, उनका जो रुख है इंडिया गठबंधन की तरफ, जो झुकाव है, उसको लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। जौनपुर की सीट इसी चरण में होनी है और इसके बाद अगर बात करें गाजीपुर की सीट, वो आगे आएगी। तो पूर्वांचल की राजनीति को लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ चंद्रकांत है मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। हर एक सीट का हाल हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर एक सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्या जातीय समीकरण है, किसके किसके बीच में कितनी तगड़ी फाइट है। ये एक छोटा सा विश्लेषण जरूर करेंगे हम। चंद्रकांत, आपका बहुत स्वागत है। चंद्रकांत, सबसे पहले बात करते हैं डुमरियागंज की। 14 लोकसभा सीटें, उसमें डुमरियागंज की बात करते हैं। कुशल तिवारी यहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। जगदम्बिका पाल यहाँ से चुनाव में है। नदीम मिर्जा जो मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी ने उतार दिया है। तो डुमरियागंज का समीकरण आपकी नजरों में कैसा है? देखिए, आपने जो सबसे आखिर में नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी के मिर्जा साहब का जो प्रत्याशी है यहाँ पर, बात बिल्कुल ठीक है। डुमरियागंज में जो मुस्लिम समीकरण है वो 30% के आसपास है, 29 दशमलव कुछ है। आप 30% के आसपास मुस्लिम है यहाँ पर। लेकिन जो लड़ाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट है, वो इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट जाता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर समीकरण क्या है कि जगदम्बिका पाल जो हैं, जो यहाँ प्रत्याशी हैं, जगदम्बिका पाल का मुकाबला हो रहा है कुशल तिवारी से। और कुशल तिवारी जो है वो हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का क्या रुतबा रहा है, क्या धाक रही है, ये शायद बताने की कोई जरूरत नहीं है। और फैक्टर ये भी है कि 18% ब्राह्मण है डुमरियागंज में। अब आप ये कहेंगे कि जो सबसे टर्निंग पॉइंट आया वो आया किस दिन? जिस दिन नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे और उनकी जगह श्यामलाल पाल आ गए। अब आप समझिए, डुमरियागंज में श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण प्रत्याशी, तो पाल फैक्टर मदद करेगा समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई कहीं से डाउट नहीं है। जहां जहां जिन जिन जिलों में पाल वोटर्स हैं, वहां अखिलेश यादव की मदद हो रही है श्यामलाल पाल की वजह से। ये पीडीए का एक जो फॉर्मूला उनका है। अब डुमरियागंज में क्या, देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जगदम्बिका पाल ने डुमरियागंज के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और जिस हिसाब से वो कांग्रेस में सीनियर नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आने के बाद वो महज एक सांसद बनकर रह गए और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। और जगदम्बिका पाल 5 साल आपको लगा होगा कहीं किसी तरीके की कोई चर्चा में नहीं रहे, ना काम को लेकर ना किसी वजह से। तो डुमरियागंज में एंटी इनकम्बेंसी प्लस जो जाति समीकरण का फैक्टर बन रहा है, मुस्लिम जोड़ लीजिए, ब्राह्मण जोड़ लीजिए, पाल जोड़ लीजिए, तो इंडिया गठबंधन की लड़ाई यहाँ पर कांटे की कुशल तिवारी टक्कर दे रहा हो। क्योंकि कुशल तिवारी पहले आपको बताऊं कि 2009 में सांसद भी रहे हैं, बीएसपी के सिंबल पर ये चुनाव जीते थे। इनके भाई विनय शंकर तिवारी विधायक भी रहे, तो मजबूत राजनीतिक परिवार है। और कुशल तिवारी के अंदर वो बाहुबल या वैसा कुछ नहीं, बड़े सुलझे हुए इंसान है। और जगदम्बिका पाल इस समय इस सीट पर फंसे हुए हैं। तमाम, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, तमाम जिलों के, जिन जिलों में चुनाव हो गया है, वहां के नेता, वहां के विधायक भी डुमरियागंज में डटे। अभी परसों योगी आदित्यनाथ ने वहां पर रैली की है। तो डुमरियागंज की सीट आप ये मानिए कि इस चरण में कांटे की लड़ाई में फंसी हुई सीट है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर आपको टक्कर देखने को मिलेगी। अच्छा, जगदम्बिका पाल और कुशल तिवारी। बिल्कुल, मतलब कि आप जिसको कह सकते हैं कि भरपूर मुकाबला जो है, वो जबरदस्त मुकाबला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, डुमरियागंज की बात हो गई है। 14 लोकसभा सीटें हैं, एक एक करके हम सारी सीटों का विश्लेषण करेंगे, जैसा कि चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं। भदोही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद चुनावी मैदान में है और ये सीट गई है टीएमसी के खाते में। अखिलेश यादव ने अपना वादा निभाया ममता बनर्जी से और ललितेश पति त्रिपाठी को यहां से मैदान में उतारा है। हरिशंकर चौहान बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अब सपा और कांग्रेस दोनों का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा होगा ललितेश पति त्रिपाठी को। तो कैसा समीकरण बनता दिखाई दे रहा है भदोही लोकसभा? और चंद्रकांत, ये खबरें भी निकल कर आई हैं कि ललितेश पति त्रिपाठी बहुत अच्छा और तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष के तौर पर। देखिए, सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग सीट इसलिए है कि इंडिया गठबंधन में ना होते हुए भी, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है वो पोस्ट पोल की तरफ जा रही हो, प्री पोल में वो नहीं आई हैं।
टीएमसी एकमात्र सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और वो ललितेश पति को दी गई। इससे पहले मैं इस सीट की बात करूं, पहले थोड़ा सा ललितेश पति को समझना पड़ेगा। कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, राजेश पति त्रिपाठी के बेटे हैं। बाबा मुख्यमंत्री रहे, ललितेश विधायक रह चुके हैं। मड़िहान सीट इनकी है जहां से ये विधायक रहे थे। लेकिन ललितेश की पूरी तैयारी थी मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की, कि वो मिर्जापुर से चुनाव लड़े। लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बदले कि मामला नहीं जम पाया, बात नहीं हो पाई, तो ललितेश को भदोही से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अनुज जी, आपको याद होगा कि भदोही में सांसद का टिकट काटा गया, भदोही की सीट पर बीजेपी ने काटा। और भदोही की अगर आप समीकरण की बात करिए, जबरदस्त समीकरण। यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो 3,25,000 है, 3,25,000। यादव 1,55,000 है, मुस्लिम 2.25 लाख के आसपास, पाल 90,000 के आसपास। यानी पूरे जाति समीकरण को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ललितेश पति आपको मजबूत नजर आएंगे। और अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत से ललितेश के लिए रैली की है। और आपको मैं बताऊं कि जब ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, 2022 का वो साल था, तो ललितेश पति त्रिपाठी के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं गए। और ललितेश पूर्वांचल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। नाराजगी इस बात की थी कि ललितेश प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और प्रदेश उपाध्यक्ष वो थे उस समय, बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। और क्योंकि इस परिवार का दबदबा है मिर्जापुर में, प्रियंका गांधी के बताते हैं बड़े खासम खास लोग हैं। बहुत ज्यादा खास। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष के लिए पहली पसंद ललितेश पति त्रिपाठी थे। अच्छा। जिस समय ब्रजलाल खाबरी आए, तमाम नेता आए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे तमाम पहलू है, उस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन अब आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन के प्रत्याशी, और अखिलेश ने उनके लिए बड़ी मजबूत रैली की है, समर्थन मांगा है लोगों से। और पूर्वांचल के ब्राह्मण वर्ग में इस परिवार का मतलब रुतबा रहा है, इस परिवार का दबदबा रहा है। और मैं आपको एक रोचक पहलू अगर बताऊं तो आप जो एक पूर्वांचल की राजनीति में ये जो परिवार है, चाहे वो ललितेश पति का पूरा परिवार हो, एक फिल्म आपने देखी होगी मिर्जापुर, जो वेब सीरीज आई, उसकी कहानी कहीं ना कहीं लोग ऐसा दावा करते हैं कि इस परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस परिवार का मिर्जापुर और भदोही दोनों ही जगह पर एक समानांतर सरकार आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की चली है। तो ललितेश पति त्रिपाठी, मैं ये नहीं कह सकता कि जीत हारे, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं भदोही की सीट से, वो ये आ रही हैं कि भदोही की सीट पर ललितेश पति त्रिपाठी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की स्थिति में है। मतलब अच्छा, विनेबिलिटी है ललितेश पति की इस बार। मिलता दिखाई दे हाँ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ललितेश पति बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं उस सीट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी सीट है, लालगंज की सीट है। नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो दरोगा प्रसाद सरोज, बीएसपी की बात करें तो इंदु चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और ये लालगंज की सीट का समीकरण अगर देखें, चंद्रकांत, तो क्या कहता है? बहुत कम चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखिए तो उस पर भी इतनी चर्चाएं नहीं है, जैसा कि बाकी सीटों की आजकल बहुत ज्यादा चर्चा आजमगढ़ की हो रही है, प्रतापगढ़ की हो रही है, राजा भैया की वजह से जौनपुर की हो रही है। लेकिन लालगंज में क्या चल रहा है? लेकिन चर्चा होनी चाहिए, चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 2019 में बीजेपी ये सीट हार गई थी। हाँ। और जो जीती थी संगीता आजाद, हाँ। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सीमा कुशवाहा और उन्होंने साथ में ज्वाइन की थी। बिल्कुल। संगीता आजाद को आश्वासन था कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। संगीता आजाद ये चाहती थी कि लालगंज से ना मिले तो अम्बेडकर नगर से मिले, लेकिन अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे आ गए, वहां भी नहीं मिल पाया। तो उनका टिकट तो नहीं हुआ, लेकिन संगीता आजाद अब बीजेपी में है, तो जाहिर सी बात है चुनाव लड़ा रही होंगी। नहीं लड़ा रही होंगी बात अलग की है। लेकिन नीलम सोनकर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उधर से है दरोगा प्रसाद सरोज। दरोगा प्रसाद सरोज 1999 में यहाँ सांसद रहे, उसके बाद वो कुछ चुनाव लड़े, सपा से लड़े, बीएसपी से लड़े, हार गए चुनाव। राज्यसभा भी रहे हैं दरोगा प्रसाद सरोज और मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी नेताओं में थे। देखिए, राजनीति में चुनाव हारना या चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ये तो समीकरणों का खेल है, ये तो जनता के मिजाज का खेल है। लेकिन आप ये मानिए कि लालगंज की सीट भी टक्कर की सीट है। देखिए, रोचक बात क्या है अनुजीत जी, जो ये 14 सीटें हैं ना, इनमें से ज्यादातर सीटों पर आप देखोगे तो फाइट ही मिलेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते कौन जीत रहा कौन हार रहा, एक दो सीटों को छोड़कर। लेकिन बाकी ज्यादातर सीटों पर आप यही देखोगे कि टक्कर मिल रही है, टक्कर मिल रही है। तो ये समीकरण लालगंज के साथ भी यही समीकरण चल रहा है। श्रावस्ती पर आ जाते हैं। चौथी सीट है श्रावस्ती।
14 सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग। हर एक सीट पर कहां पर क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, कितनी तगड़ी फाइट है, क्या यहाँ पर कोई जीतता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई पीछे है, इन तमाम बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी से साकेत मिश्रा हैं, राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, और बीएसपी की बात करें तो हाजी दद्दन खान जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साकेत मिश्रा एमएलसी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास रहे हैं, उनके स्टाफ में थे। डिटेल बताएंगे, यहाँ पर चंद्रकांत बैठे हैं। क्या लग रहा है इस बार साख का सवाल है श्रावस्ती की सीट बीजेपी के लिए? श्रावस्ती की सीट के टिकट से भी बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि एक व्यक्ति को 2 पद नहीं मिलेंगे, और एक तरीके से आप देखिए तो साकेत मिश्रा को 3-3 पद मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? साकेत मिश्रा संगठन में पदाधिकारी भी हैं, साकेत मिश्रा विधान परिषद के सदस्य भी हैं, और अब साकेत मिश्रा को ही लोकसभा का टिकट मिल गया, तो इसकी नाराजगी तो लोकल लेवल पर है। अब लेकिन क्योंकि वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा है। नृपेंद्र मिश्रा, आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर किन्हीं 5 लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे तो उसमें नृपेंद्र मिश्रा का नाम है। आप जानते हैं राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसके वो प्रेसिडेंट है, बड़े अधिकारी रहे, सीएमओ से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री के साथ उनका लंबा अनुभव है, 18-19 वर्ष का अनुभव है। तो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट मिला। लेकिन इस सीट का जो सबसे, आप कह सकते हैं सबसे रोचक पहलू है अनुज जी, वो ये है कि इस सीट पर 28% मुसलमान है, और वो, अब आप उसको गेम चेंजर कहिए, आप उसको कुछ भी कहिए, लेकिन वो 28% है। लेकिन इसके साथ एक पहलू और ये जुड़ता है कि 12% मुस्लिम भी यहाँ पर है, 11% के आसपास यहाँ पर कुर्मी भी है, 17% दलित भी है। जाति समीकरण तो है, लेकिन आप ये मानिए कि यहाँ प्योरली जो इलेक्शन है वो हिंदू बनाम मुस्लिम का है। और ऐसे में होगा क्या कि सपा और बसपा में वोटों का बंटवारा होगा, एक बिखराव होगा। तो मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया है हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट भी मायावती ने दिया है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर आप साकेत मिश्रा को, आप जो कह रहे हैं, साकेत मिश्रा को आप कुछ पॉइंट आगे रखिए इस सीट पर, एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हाँ, साकेत मिश्रा को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सपा और बसपा में वोट बंटने के बहुत चांसेस हैं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से वोट बटेगा यहाँ पर। और ये आप ये मानिए जिस सीट पर ज्यादा मुसलमान है ना वो बट रहा है, जिस सीट पर थोड़ा बहुत कम मुसलमान है वो तो एक तरफा जा रहा है। लेकिन श्रावस्ती की सीट में ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्लस में है। अच्छा, चलिए बढ़ते आगे। 5वीं सीट आ गई है अम्बेडकर नगर। भारतीय जनता पार्टी से रितेश पांडे हैं, सपा से लालजी वर्मा है, बीएसपी से कमर हयात हैं। देखिए यहाँ पर भी मुस्लिम कैंडिडेट, और रितेश पांडे ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सीनियर लीडर हैं लालजी वर्मा। कैसा चुनाव जा रहा है अम्बेडकर नगर का? रितेश पांडे इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि यहाँ पर 4.25 लाख के आसपास दलित वोटर है, ब्राह्मण तो 1.25 लाख है। तो ब्राह्मण फैक्टर से वो चुनाव जीते ऐसा नहीं है। वो चुनाव जीते कैसे? वो चुनाव जीते दलित फैक्टर के साथ, दलित फैक्टर को जिताता है। लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से काम कोई किया नहीं, क्रॉस वोटिंग की। उस समय तो मायावती सपा के साथ थी ना, हाँ, तो दलित वोटर जाना चाहिए था। दलित वोटर बिल्कुल मिला, रितेश पांडे को बिल्कुल मिला, क्योंकि बीएसपी से लड़ रहे थे, सपा से नहीं लड़ रहे थे, बीएसपी से लड़ रहे थे, सिंबल हाथी का था, तो दलित वोटर मिला। लेकिन हुआ क्या, क्रॉस वोटिंग की इनके पिता ने, राकेश पांडे, इनके पिता विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। मुस्लिम कितना है सीट पर? इस सीट पर मुस्लिम की बात करेंगे तो 3 लाख के आसपास, 3 लाख 3.5 लाख। लेकिन आप ये देखिए ना, इनके पिता जो हैं विधायक है राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के, और सपा में आ गए थे 2022 के चुनाव में। अब उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी सिर्फ बेटे के टिकट के लिए, और रितेश पांडे पिस्टल पांडे के नाम से मशहूर हैं उस इलाके में, और अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन चुनाव इस बार इनके लिए मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को उतारा। लालजी वर्मा कौन है? पुराने बसपाई, मायावती की हर सरकार के प्रदेश अध्यक्ष भी शायद 2007 के अराउंड रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, 5 बार विधायक रहे, मायावती की सरकार में वित्त मंत्री जैसा डिपार्टमेंट संभाला है इन्होंने। तो कमजोर नेता नहीं है, बहुत मजबूत नेता है ये, पिछड़ों की बड़ी राजनीति करते हैं ये। और अब क्योंकि ये लड़ रहे हैं लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से, तो और लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में हैं, और दलित फैक्टर है यहाँ पर, दलित फैक्टर है, मायावती की पार्टी में जो नेता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर नगर में उन्होंने जमीन अपनी तैयार कर रखी होगी, तभी वो वहां पर चुनाव लड़ने के लिए गए, और दलित वहां पर है। तो अम्बेडकर नगर की सीट को आप इंडिया गठबंधन के खाते में मान सकते हैं कि लालजी वर्मा यहाँ पर, क्योंकि ये चर्चा वहां पर चल रही है कि लालजी वर्मा के एक्सपीरियंस के आगे रितेश पांडे नहीं टिकेंगे। और अब रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में, वो बीएसपी में है नहीं, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, बीएसपी का जहां पर वोट है, दलित जहां पर ज्यादा है, वहां तो आप आसानी से जीत सकते हैं।
लेकिन अब क्योंकि आप बीएसपी से नहीं लड़ रहे हैं, अब आप लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी कितने दलित वोटर्स रह जाएगी। लेकिन एक बात इसमें एक पहलू और है, क्योंकि मैं बिल्कुल आप जानते हैं मैं बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा हूं आपसे, कि क्योंकि बीएसपी की जो इस समय झुकाव आप नजर आता होगा बसपा का जिस तरीके से है, उसका वोटर भी बीजेपी से कनेक्ट हो रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है वो मायावती जी जानती होंगी, आकाश आनंद जानते होंगे, सतीश चंद्र मिश्रा जानते होंगे, लेकिन वो हो रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि रितेश पांडे को बिल्कुल दलित नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ जो एक बड़ा वर्ग उनके साथ 2019 में गया था, वो अनुज जी इस चुनाव में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो इस सीट को मैं इंडिया गठबंधन के खाते में ही मानूंगा। ठीक है, बढ़ते आगे और बात करेंगे अगली लोकसभा सीट की। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है ये। सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। दिनेश लाल यादव जिन्होंने 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हराया था तकरीबन 8,000 वोटों से। और मसूद अहमद, देखिए मायावती ने यहाँ पर प्रत्याशी बदला तकरीबन तीन बार प्रत्याशी बदला, और मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया। पहली बार शायद मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, तीनों बार मुस्लिम उपचुनाव में आप मान सकते हैं कि गुड्डू जमाली चुनाव नहीं, 3 बार जब प्रत्याशी बदला, तीनों बार मुस्लिम प्रत्याशी। पहली बार भीम राजभर थे, यस, फिर एक महिला थी सबीहा, हाँ, और उसके बाद तीसरी बार तीसरा तो इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, और पिछली बार गुड्डू जमाली को उतारा था। समीकरण बिगाड़ने आ गई है क्या मायावती यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, या फिर क्या होने वाला है, कुछ समझाएंगे? मायावती को लगता है कि 3 लाख मुसलमान 3 लाख दलित, ये फैक्टर है, तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है तो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन सारे विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। आजमगढ़ की सीट जीती हुई सीट है 2019 चुनाव में। उपचुनाव में 8,000 वोटों से हार मिली, और वो भी तब मिली है जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी। गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे, 2.5 लाख से ज्यादा वोट ले गए गुड्डू जमाली। अब गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव ने एमएलसी बना दिया, बलराम यादव को एमएलसी बना दिया। यानी आजमगढ़ की पिच तो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी, और धर्मेंद्र यादव वहां एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ से नाराजगी है लोगों में, निरहुआ को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वहां पर, कि निरहुआ ने कोई काम कोई किया नहीं है सरकार होते हुए, केंद्र में भी राज्य में भी, तो नाराजगी तो है। और धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि मैनपुरी, इटावा, सफाई ये तो हमारा घर है, कन्नौज ये सब हमारे घर है, गढ़ अगर कोई है तो आजमगढ़ है हमारा। तो उन्होंने भी कनेक्ट वहां पर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता, मैं धर्मेंद्र यादव को 90% तो मैं विनर बता रहा हूँ। 90% चांसेस है कि धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव जीत रहे हैं। 10% मैंने इसलिए रख दिया ताकि आप समझ लें कि वाकई टक्कर तो होगी, ऐसा नहीं कि टक्कर नहीं, टक्कर है, क्योंकि निरहुआ भी सांसद है, उसी समाज से आते हैं जिस समाज से धर्मेंद्र यादव आते हैं। अब मुस्लिम वोटर तो निरहुआ के साथ जाना नहीं है। अब जो बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा उनको थोड़ा बहुत मिलेगा। गुड्डू जमाली इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट है गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के जो कुछ पैसे वाले एमएलए एमएलसी हैं उनमें आप गुड्डू जमाली को मानिए, गुड्डू जमाली उसमें है। तो गुड्डू जमाली मजबूती के, और गुड्डू जमाली मेहनत कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई वो तो देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, वो नहीं, जनसभाओं में और जनसंपर्क में घर घर जाना, गुड्डू जमाली पूरी ताकत से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ा रहा है। उनका जो इज्जत समाजवादी पार्टी को ने दी है गुड्डू जमाली को, उसका पूरा कर्ज उतारते हुए दिखाई दे रहा है। आज के वक्त में गुड्डू जमाली को कौन एमएलसी बनाता? बीजेपी बनाएगी नहीं, कांग्रेस की स्थिति नहीं है, बसपा की स्थिति नहीं है। अच्छा, अब चंद्रकांत, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था, चूंकि आजमगढ़ की बात चली और गुड्डू जमाली की बात चली है, क्या समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुस्लिम चेहरा चाहिए था, और पूर्वांचल से वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आजम खान की कमी कोई पूरी कर सकता है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, पूर्वांचल में 2 बड़े नेता मिल गए, एक मिल गए गुड्डू जमाली और एक मिल गए अफजाल अंसारी, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल का जो मुस्लिम समाज है वो काफी बिखराव महसूस कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली और अफजाल अंसारी को सेट करके, और वहां फिर क्योंकि मुख्तार के परिवार में भी मन्नू अंसारी सपा के विधायक है, तो एक जो समीकरण बनाने की कोशिश की, उसमें अखिलेश यादव बहुत हद तक कामयाब है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आजम खान की जो एब्सेंस है, आजम खान की जो अनुपस्थिति है, वो समाजवादी पार्टी को डेंट कर सकती थी इस क्षेत्र में। लेकिन गुड्डू जमाली के आ जाने से, क्योंकि देखिए आजम खान पुराने मुस्लिमों के नेता हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं। अब जो यूथ है वो गुड्डू जमाली से कनेक्ट कर रहा है, वो मन्नू अंसारी से कनेक्ट कर रहा है, वो अफजाल अंसारी की बेटियों से कनेक्ट हो रहा है, वो उमर अंसारी से कनेक्ट हो रहा है। यानी अब मुस्लिम को, देखिए हर समाज को अपने नए नेता की तलाश होती है, और नेता हमेशा नए नेता की तलाश करता है। तो आजमगढ़ में भी यही हो रहा है। आजमगढ़ में भी गुड्डू जमाली के आ जाने से जो यंगस्टर है, मैं कहना चाह रहा हूं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो 40 साल से नीचे का नौजवान है,
वो गुड्डू जमाली से कनेक्ट कर रहा है, धर्मेंद्र से कनेक्ट कर रहा है। और कल तो अखिलेश यादव की दोनों बेटियां आजमगढ़ में थी, दोनों बेटियां थी, और डिम्पल यादव ने भी चुनावी जनसभा की। तो अब देखिए परिवार की 4 सीटों का चुनाव हो गया, मैनपुरी, कन्नौज, आपकी फिरोजाबाद और आपकी बदायूं। अब परिवार की ये 5वीं सीट है, तो पूरे परिवार ने यहाँ मेहनत झोंक रखी, और विधायक भी, क्योंकि जानते हैं कि जवाब देना है ऊपर, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हुआ तो 27 में टिकट गड़बड़ होगा। 10 विधानसभा थी, जो कि इस लोकसभा में 5 आती हैं, और पांचों के पांचों जो है समाजवादी पार्टी के पास है। पांचों की पांचों, कहा जाए तो 10 की 10 है। हाँ, जिले की 10 की 10 है, लोकसभा क्षेत्र की 5 की 5 सीटें हैं। और यहाँ बड़े फैक्टर हमको भूलना नहीं चाहिए, रमाकांत यादव, हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर, RKY, तो वो फैक्टर है, उनका परिवार फैक्टर। रमाकांत भले ही जेल में हो, लेकिन परिवार तो फैक्टर है। रमाकांत का दबदबा इस क्षेत्र के बड़े पूर्वांचल के बाहुबली हैं वो, तो उनका असर तो है ही, तो उनका भी फायदा आजमगढ़ की सीट पर धर्मेंद्र को मिलेगा। ठीक है, आजमगढ़ की बात कर ली हमने, बात करेंगे अब बस्ती की। लेकिन आजमगढ़ की फाइट बड़ी अच्छी हो रही है, और हमारी एक टीम वहां पर मौजूद है, अमन श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। लगातार आप रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, आप भारत एक सोच पर देख भी सकते हैं, उनकी रिपोर्ट पड़ी हुई है। आगे और रिपोर्ट्स भी आएंगी, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आजमगढ़ में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बस्ती में भारतीय जनता पार्टी, हरीश द्विवेदी चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी से रामप्रसाद चौधरी चुनावी मैदान में, BSP से लवकुश पटेल हैं। पूर्वांचल की सीटें देखिए, जैसे जैसे पूर्वांचल में मतदान होता है या फिर चुनाव पहुंचता है, लोग कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक होता चला जाता है। पश्चिम से शुरू हुआ और पूर्वांचल तक पहुंचता पहुंचता बस्ती की लोकसभा सीट क्या कह रही है? हरीश द्विवेदी सांसद है, अभी तक इनका चुनाव पूरी तरीके से डाउन था। आपको याद होगा परसों प्रधानमंत्री ने रैली की है बस्ती में, और शान के कसीदे गढ़ दिए बस्ती में हरीश द्विवेदी की, खूब तारीफ की, खूब तारीफ की। मैं आपको बताऊं, हरीश द्विवेदी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनके पिता भी राजनीति में काफी सक्रिय थे। तो हरीश द्विवेदी ने बस्ती में पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, लेकिन बन नहीं पा रहा था। अच्छा, बनेगा कैसे अनुज जी? वहां पर एक बाहुबली वहां पर भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कई जिलों में बाहुबली, खासकर पूर्वांचल तो आपको ब्लॉक लेवल पर बाहुबली मिलते हैं वहां। तो एक बाहुबली है राजकिशोर सिंह बघेल, उनके भाई हैं डिम्पल सिंह बघेल, ब्रजकिशोर सिंह बघेल उर्फ डिम्पल, दोनों भाइयों का, दोनों भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, और राजकिशोर विधायक रहे हैं 2-3 बार। उसके बाद से कंटिन्यूअसली वो अभी विधानसभा चुनाव भी हारे, लेकिन राजकिशोर सिंह का वहां पर ठीक ठाक असर है, और राजकिशोर सिंह हरीश द्विवेदी के लिए मुश्किल बन रहे थे। कई मामलों में आरोपी हैं, पशुधन घोटाले से लेकर तमाम मामलों में, खनन के मामलों में आरोपी हैं। अमित शाह जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। अब शामिल कराने से ये हुआ कि राजकिशोर जो हैं उनको आश्वासन मिला होगा, जाहिर सी बात है, बिना आश्वासन के तो आजकल नेता बाहर नहीं निकलते, ये तो दल बदलना है। तो दल बदला, राजकिशोर सिंह इधर आ गए, हरीश द्विवेदी को लगा फायदा मिलेगा। लेकिन जो मायावती ने यहाँ पर पटेल, हाँ, मायावती ने जो यहाँ पर लवकुश पटेल, हाँ, वो खेल बदलने की मायावती ने कोशिश की, अब उस खेल की वजह से सीट में थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि टकराव या बिखराव की स्थिति है। लेकिन आप ये मानिए कि बस्ती की सीट पर टक्कर देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। राजकिशोर फैक्टर है, नो डाउट। अच्छा, ठीक है, चलिए अगली सीट चलते हैं। संत कबीर नगर, प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे हैं। पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से, और नदीम अशरफ मुस्लिम प्रत्याशी संत कबीर नगर में उतार दिया है। जातीय समीकरण अगर आपके पास याद हो या फिर हो उसके नोट्स तो जरूर बताइएगा, क्योंकि संत कबीर नगर में नदीम अशरफ को उतारने के पीछे का मकसद, मायावती की रणनीति क्या है, और प्रवीण निषाद कितना तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं? मायावती की रणनीति का आपने सवाल किया, 7 लाख मुसलमान है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 7 लाख मुसलमान आता है, और एक और इंटरेस्टिंग पहलू, 4.5 लाख दलित है। ओहो, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। मायावती ने इसी उम्मीद में टिकट दिया है, 11.5 के आसपास तो यही हो गया, 11.5 हो गया। कितना कटेगा, कितना बिखरेगा, कितना कहाँ जाएगा? निषाद की अगर आप बात करें, 2 लाख, 2 प्रत्याशी निषाद के, बटेगा, जाहिर सी बात है बटेगा। और जब दलित वोटर ये देख रहा होगा कि BSP चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो जाहिर सी बात एक तरफा जाएगा। मुस्लिम ऐसी स्थिति में सपा के साथ नहीं जाएगा, वो मायावती के साथ चला जाएगा।
तो यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी ने मायावती को कंफर्ट जोन में डाल दिया है क्या? पप्पू निषाद को उतार कर कंफर्ट जोन में डाला या नहीं डाला, लेकिन बात यह है कि इस सीट पर हो सकता है कि मुकाबला भाजपा बनाम बसपा हो। अच्छा, अब मैं भाजपा क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं निषाद पार्टी से, क्योंकि भाजपा ने उनको अपने सिंबल पर लड़ने ही नहीं दिया। भाजपा ने कहा हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। संजय निषाद को इस प्रदेश में एक सीट मिली, संत कबीर नगर, वो भी उनके बेटे को, और कहा गया कि आप अपने सिंबल पर नहीं हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन इस सीट पर मुकाबला भाजपा बनाम बसपा होने जा रहा है, भाजपा बनाम सपा का मुकाबला यहाँ पर नहीं है। ये आपको हो सकता है कि ये सीट हैरान कर रही हो, या मेरा ये कहना हैरान और जबकि कल आजमगढ़ पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, कह रहे हैं पप्पू निषाद का नाम लिया उन्होंने, कहा कि देखिए पप्पू निषाद कितना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह टक्कर दे रहे हैं हम लोग। ये तो कहा ही जाएगा अनुज जी, तो कोई अपने प्रत्याशी को कोई कमजोर नहीं आंकता ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इस सीट पर नतीजा चौंका सकता है। नदीम अशरफ वर्सेस प्रवीण निषाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मिल ही रहा है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है। एक और हॉट सीट आ गई है 9वें नंबर पर, सुल्तानपुर सीट है जहां पर मेनका गांधी चुनावी मैदान में है, रामभुआल निषाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी से हैं, उदयराज वर्मा जो हैं वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर की सीट क्या कहती है? अब देखिए वहां पर तो वरुण गांधी भी पहुंच चुके हैं अपनी माताजी का समर्थन करने के लिए। पूरे चुनाव में वरुण गांधी कहीं नहीं दिखे, लेकिन सुल्तानपुर पहुंच गए। उसमें भी बड़े आपने आज डिस्कस हो रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, जब आप बता रहे थे कि वरुण गांधी जब पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिला, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन कितना कितना इस बार मेनका गांधी कितना जीत के पास दिखाई दे रही है? टफ टफ इलेक्शन है। मेनका गांधी जीत के पास नहीं, आप ये मानिए कि मेनका गांधी अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, और किस लिए कह रहा हूँ, मैं आप जानते हैं मैं तो आंकड़ों पे बात करता हूँ, जो आंकड़े हैं। पिछली बार मेनका गांधी 14,526 वोटों से चुनाव जीती हैं, और उनके सामने चंद्रभद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, सोनू सिंह, बड़ा फैक्टर सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मणों में भी मजबूत नेता है सपा के पास, संतोष पांडे लंबुआ, वो भी मजबूत नेता है, और अब सोनू मोनू की जोड़ी आ गई है, और सोनू मोनू की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बड़ी हिट है। तो सोनू सिंह कुछ मेहनत कर रहे हैं या घर पे बैठे हैं? मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले सोनू सिंह ने तकरीबन 10,000 लोगों की जनसभा अपने घर पर की है। अच्छा जी, 10,000 लोगों की जनसभा की, कुछ देर में तस्वीरें भी आ जाएंगी, और बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया है। रामभुआल निषाद भी उसमें मौजूद थे, संतोष पांडे भी उसमें मौजूद थे, इसौली के विधायक जो हैं ताहिर भाई वो भी उसमें। सोनू सिंह ने मेनका गांधी को 2019 में कितने वोटों से हराया? 14,520। कोई ज्यादा अंतर नहीं था। कोई अब आप समझ सकते हैं अंतर किस तरीके। और आपको याद होगा उसी चुनाव में मेनका गांधी और सोनू सिंह की सड़क पर बहस हुई थी। मेनका गांधी ने कहा था कि यहाँ दबंगई नहीं चलेगी, तो सोनू सिंह ने कहा था मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप बड़ी हैं, आप जाइए। काफी बहस हुई थी। वरुण गांधी ने कहा था कि कौन सोनू मोनू, ऐसे सोनू मोनू से मैं अपने जूते के फीते खुलवाता हूँ, ये बयान भी हुआ था। लेकिन अब वरुण गांधी आ गए तो कुछ फर्क पड़ेगा सुल्तानपुर? मैं आपको बता, वरुण गांधी आए हैं, लेकिन वरुण गांधी की बॉडी लैंग्वेज पर भी तो बात करनी चाहिए ना अनुज जी। वरुण गांधी आए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अभी गाड़ियों से उतरे, नारे लग रहे थे, एक भी नारा प्रधानमंत्री मोदी का नाम का नहीं था, एक भी नारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बस वरुण गांधी मेनका गांधी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का जो पट्टा है, जो पटका है, वो भी नहीं पहना। मंच पर आए, उन्होंने एक बार नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का, एक बार नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री का, एक बार नाम नहीं लिया प्रदेश अध्यक्ष का, एक बार नाम नहीं लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक बार ये नहीं कहा कि 10 साल में मोदी सरकार ने ये काम किए हैं, एक बार ये नहीं बताया कि हम 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि वरुण गांधी किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं। भाजपा का नाम तक वरुण गांधी ने नहीं लिया। आप सोचिए, ये तक नहीं कहा कि भाजपा की प्रत्याशी मेरी मां को वोट दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी मां नहीं, ये सबकी मां है, सुल्तानपुर की मां है, आप सुल्तानपुर की मां को जिताइए। और जो उन्होंने पटका पहन रखा था उस पर राधे राधे लिखा हुआ था, आप समझ सकते हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी ने क्या किया है हर कोई समझ रहा है, लेकिन वरुण गांधी ने कहीं भी नाम नहीं लिया। और दूसरा, जो वरुण गांधी जूते के फीते खुलवाने की बातें करते थे, आज उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सोनू मोनू के लिए इनडायरेक्ट वे में हमारी नाम नहीं लिया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, गठबंधन के किसी प्रत्याशी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। ये वरुण गांधी की आज की भाषा थी। वरुण गांधी ने तंज भी कसे, खूब तंज कसे। वरुण गांधी ने कहा कि बहुत से करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उन पर बात नहीं करता, मैं सुल्तानपुर की बात करता हूँ। सुल्तानपुर मेरी पितृभूमि रही है, मेरे पिता यहाँ से रहे, अब मेरी माँ यहाँ से है, ये मेरी मातृभूमि है।
मैं सुल्तानपुर की सेवा करता रहूंगा। वरुण गांधी ने लोगों को अपना नंबर भी दिया कि ये मेरा नंबर है, आपको कभी कोई परेशानी हो आप मुझे फोन करें। और वरुण गांधी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। लेकिन सपा में शामिल होने के बाद कल की तारीख थी 22 मई। 22 मई को सोनू सिंह ने 27 मीटिंग की है, 27 नुक्कड़ सभाएं की हैं सोनू सिंह ने। और सोनू सिंह क्या है, 4,44,000 वोट मिला है सोनू सिंह को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सोनू सिंह के बारे में। सोनू सिंह 3 बार विधायक रहे, उनके पिता 2 बार विधायक रहे, उनके भाई अनवरत लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी बहन जिला पंचायत की सदस्य हैं। तो नहीं, मात्र 14,000 वोटों से अगर हारे हैं, और वो भी मेनका गांधी के सामने, और कोई प्रत्याशी होता तो बात भी थी। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, और इस बार वो फैक्टर साबित हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। फूलपुर आ जाते हैं, चंद्रकांत, फूलपुर आ जाते हैं। प्रवीण पटेल यहाँ से चुनावी मैदान में है। अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी से है, बीएसपी से जगन्नाथ पाल है। तो ये फूलपुर की सीट क्या कहती है? पटेल और पिछड़ा यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक होगा। अगर आपके पास आंकड़े हैं, जातीय समीकरण है, तो एक बार जरूर बताइएगा। फूलपुर की इस वक्त क्या समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, फूलपुर की अगर आप बात करेंगे तो 3 लाख से ज्यादा कुर्मी है, हाँ। 2 लाख से ज्यादा यादव, 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान, और 2.5 लाख दलित, और 2 लाख ब्राह्मण। ये तो समीकरण हो गया। अब समीकरण से पहले समझना ये पड़ेगा कि हकीकत क्या है, जमीन पे क्या चल रहा है फूलपुर में। याद होगा अनुज जी आपको, फूलपुर में जो रैली हुई थी अखिलेश यादव राहुल गांधी की, बैरिकेडिंग टूट गई थी, अपार भीड़। शायद वो पहली रैली थी जहां ऐसी भीड़ देखने को मिली, जहां वो पहली रैली थी जहां राहुल और अखिलेश ने बैठकर इंटरेक्शन किया, तमाम चीजें हुई। फूलपुर वो सीट जहां सिटिंग सांसद का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, केसरी देवी पटेल का टिकट काटा। विधायक प्रवीण पटेल को यहाँ पर टिकट दिया गया। प्रवीण पटेल कौन है? निषाद पार्टी के कोटे से विधायक है, उनको टिकट दिया गया। अमरनाथ मौर्य जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और फूलपुर वो सीट है, एक बेल्ट है, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फूलपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, जहां ठाकुर नेताओं का वर्चस्व है। और इनमें भी मैं अगर आपको नाम बताऊं तो 3 नाम मोटे तौर पर समझ में आते हैं। सबसे पहले राजा भैया, धनंजय सिंह, सोनू सिंह। सोनू सिंह सपा में है, धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, राजा भैया न्यूट्रल हैं। लेकिन राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की रैलियों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। चिट्ठी लिख दी अब तो। मिर्जापुर के लिए भी चिट्ठी लिख दी, प्रतापगढ़ के लिए भी चिट्ठी लिख दी। फूलपुर क्या है? कांग्रेस की परंपरागत सीट। आपको याद हो एक इंटरचेंज हुआ इस चुनाव में, प्रयागराज जो हमेशा जीती सपा, वो अखिलेश ने दे दी कांग्रेस को, और फूलपुर जो कांग्रेस जीतती रही गढ़ रहा, वो दे दी समाजवादी पार्टी को। बहुत पुरानी उनकी सीट रही है कांग्रेसियों की, पारिवारिक सीट है, परंपरागत सीट है। तो फूलपुर में मामला फंसा हुआ है। और फूलपुर ने अब आप इसके बाद अगर बात करेंगे मुझसे प्रतापगढ़ की, फूलपुर प्रतापगढ़ ये दोनों सीटें फंसी हैं। किसकी वजह से? विधायक राजा भैया, अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, आपको क्या लगता है क्यों दिया होगा? इसी बेल्ट के लोगों को। और फूलपुर किसकी सियासी कर्म भूमि रही? सोनेलाल पटेल की। कुर्मी यहां पर मैंने आपको बताया 3 लाख से ज्यादा है। अनुप्रिया पटेल ने किसको खुश करने की कोशिश की? कुर्मी मतदाताओं को। लेकिन कुर्मियों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो राजा से व्यक्तिगत जुड़ा है। ऐसे नहीं राजा भैया वहां चुनाव जीतते चले आ रहे हैं लगातार। ठाकुर तो उनकी विधानसभा सीट में सिर्फ 10,000 है ना, लगातार चुनाव जीत रहे, यानी वो भी फैक्टर है। तो वो अनुप्रिया पटेल का बयान बैकफायर कर गया, और बैकफायर कुछ ऐसा हुआ है कि अनुप्रिया पटेल के लिए मिर्जापुर में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो अब आप देखिए कि जिस तरीके से राजा भैया यहाँ पर हैं, तो फूलपुर और प्रतापगढ़, मैं दोनों सीटों से आप पर बात करूंगा कि फूलपुर और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर राजा भैया की वजह से इंडिया गठबंधन प्लस में आ गया है। प्रतापगढ़ को भी ले लेते हैं ना, इसी में क्या जा रहा है? मैं वही कह रहा हाँ, हूं। इसको ले लेते हैं। प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता है, एसपी सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से, प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से है, और फूलपुर से हमने आपको बता ही दिया है। तो प्रतापगढ़ और फूलपुर। अब प्रतापगढ़ का अगर हम पूरा सिनेरियो समझे तो कैसा लग रहा है? एसपी सिंह पटेल कैसा लड़ रहा है चुनाव? प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता रोए हैं, मंच पर रोए हैं, सबने देखा मंच पर रोए। और अभी मैं कुछ देर पहले खबर देख रहा था, संगम लाल गुप्ता कह रहे थे कि राजा भैया राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राजा भैया राष्ट्रवाद के नेता हैं, राजा भैया सबको सम्मान देते हैं। क्यों कहना पड़ रहा है? ठाकुर वोट बैंक इसीलिए कहना पड़ रहा है ना। और राजा का असर सिर्फ ठाकुर पर है ऐसा नहीं है, राजा भैया का असर समाज के हर जाति वर्ग में है। और एसपी सिंह पटेल को कुर्मी भी मैंने आपको बताया, कुर्मी यहाँ प्रतापगढ़ में भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रतापगढ़ और फूलपुर
दोनों ही सीटें राजा की वजह से फंस गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत प्लस मान रही थी कि हम चुनाव जीत लेंगे, वहां राजा ने सीटों को फंसा दिया, प्रतापगढ़ में और फूलपुर दोनों ही सीटों पर। मछली शहर की बात कर लेते हैं। बीपी सरोज, प्रिया सरोज और कृपाशंकर सरोज। बीपी सरोज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज है और बीएसपी से कृपाशंकर सरोज है। कैसी टक्कर देख रहे हैं? सबके नाम के आगे सरोज सरोज लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार इस सीट पर जो चुनाव हुआ था 181 वोटों से बीपी सरोज जीते थे। टी राम उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। टी राम अब भाजपा में जा चुके हैं। टिकट की सबसे बड़ी दावेदार यहाँ पर थी रागिनी सोनकर, विधायक जो है यहाँ मछली शहर की, वो टिकट चाहती थी, टिकट नहीं मिला। दूसरे जो विधायक हैं तूफानी सरोज, केराकत के विधायक हैं, इन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया। 25-26 साल की उम्र है प्रिया सरोज की। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी है। 26 साढ़े 26 साल की उम्र है प्रिया सरोज की। रागिनी सोनकर नामांकन तक में नहीं गई, इतना ज्यादा नाराज हो गई। और बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर, मछली शहर और जौनपुर, इन दोनों सीटों पर जिम्मेदारी दे रखी है धनंजय सिंह को। और धनंजय सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि जब परिणाम आएगा तब आप लोग देख लीजिएगा, जौनपुर मछली शहर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। अब बीपी सरोज 181 वोटों से चुनाव क्यों जीते, ये क्या था, किस तरीके से जीते, लेकिन प्रिया सरोज क्योंकि युवा है, पढ़ी लिखी है, विधायक की बेटी है, तो राजनीति उनको आप ही मान सकते हैं कि विरासत में मिल गई है। और मैं प्रिया सरोज के प्रचार को लंबे वक्त से देख रहा हूँ जिस तरीके से रही है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि प्रिया सरोज बीपी सरोज को टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन रागिनी सोनकर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब रागिनी सोनकर के एक्टिव ना होने का कितना नुकसान सपा को होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस सीट पर आप ये मान सकते हैं कि टक्कर है। अच्छा, नए नए जो बच्चे आ रहे हैं 25-26 साल के, उनको बच्चा ही कहेंगे राजनीति में, राजनीतिक तौर पर। अब इकरा हसन को देख लीजिए आप, कौशाम्बी से प्रत्याशी को देख लीजिए आप, इनको देख लीजिए, प्रिया सरोज को देख लीजिए, तो अच्छा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोकतंत्र भी अच्छा भी है। श्रेया वर्मा नई प्रत्याशी हैं। प्रतापगढ़ हमने कर लिया। इलाहाबाद आ जाते हैं। नीरज त्रिपाठी बीजेपी से, उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस से और बीएसपी से रमेश सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। इलाहाबाद की सीट क्या कहती है चंद्रकांत? अब देखिए, इलाहाबाद की जो सीट है, इलाहाबाद की सीट की बात ऐसी है कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं ये, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, और उधर से उतरे हैं उज्जवल रमण सिंह, रेवती रमण सिंह के बेटे हैं। रेवती रमण सिंह 2 बार प्रयागराज के सांसद रहे, सपा से बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता हैं और मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। और उज्जवल रमण भी वकील हैं, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। दूसरा ये है कि प्रयागराज की सीट, मैंने आपको बताया कि राजा भैया की वजह से इस सीट पर काफी असर है। दूसरा, ये वही प्रयागराज है जहां के रहने वाले अतीक अहमद थे, हत्या हुई, तमाम तरीके की चीजें हुई, बातें हुई। अतीक का फैक्टर भी वहां काम कर रहा है, मुस्लिम वोटर्स में खास तौर पे। तो आप ये मानिए कि प्रयागराज की सीट पे मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो त्रिपाठी जी हैं, नीरज त्रिपाठी, ये एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है। इनका पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, अपने वकालत से इनको मतलब है, लेकिन क्योंकि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, इस वजह से इनको टिकट मिला है। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट क्यों काट दिया? हाँ, बिल्कुल सही बात है। एज फैक्टर बताया गया कि एज फैक्टर की वजह से टिकट कटा है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी बहुत हद तक इस सीट पर गड़बड़ करती नजर आ सकती हैं। अच्छा। अब जितनी गड़बड़ करनी थी वो तो कर चुकी, अब क्या बचा? अब तो प्रचार भी खत्म हो गया, अब तो सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन रीता बहुगुणा का मन था कि मैं नहीं तो मयंक जोशी मेरा बेटा। लेकिन आपको याद होगा 2022 के चुनाव के समय मयंक जोशी की तस्वीर आ गई थी अखिलेश के साथ, तब से भारतीय जनता पार्टी ने, वो उन्हीं के साथी हैं, उनका बेटा जो उन्हीं के साथी है, सपा के साथी है, तब से मयंक जोशी और रीता बहुगुणा जोशी से भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाने का काम किया। उज्जवल रमण सिंह हालांकि अब सपा में थे तो अखिलेश यादव से बातचीत करके ही गए हैं, ऐसी खबरें निकल कर आई है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में उनको टिकट चाहिए था, लड़ना था। एक आखिरी सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से विश्लेषण पहले भी कर चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ आपकी इस सीट पर है। कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, श्याम सिंह यादव बीएसपी से लड़ रहे हैं और ये सीट का नाम है जौनपुर लोकसभा सीट। क्या कहा जाए चंद्रकांत जौनपुर के लिए? भाई, धनंजय सिंह के बाद सारा सिनेरियो, सारा समीकरण धरा का धरा रह गया। श्रीकला रेड्डी टिकट वापस हो गया बीएसपी से,
बहुत कुछ देखने को मिला इस सीट पर, बहुत कुछ देखने को मिला, महीनों महीनों तक चर्चाएं होती रही। तो कैसे देखा जाए जौनपुर को? सस्पेंस, आप कह सकते हैं सस्पेंस था तगड़ा, ड्रामा था, इमोशंस थे, हाँ, सब कुछ था। एक आप जिसको कह सकते हैं बिल्कुल किसी फिल्म का स्टार्टर पैक था ये आप बिल्कुल। बता रहे थे कि श्रीकला तो यूं साड़ी का पल्लू लेकर लोगों से कह रही थी कि हाँ, हमें वोट दीजिए, हैं, और कह रही थी कि आपकी बहू है, बेटी है, कुछ इस तरह मुंह के। दिखाई मांग रही थी हाँ, मुंह दिखाई मांग रही थी। कि मैं आपकी बहू हूं, मुंह हाँ, दिखाई दीजिए। हाँ, हाँ, और पूरी ताकत, हम दबेंगे नहीं, हम हाँ, झुकेंगे नहीं, हम हाँ। रुकेंगे नहीं, सब कुछ कहा गया। लेकिन जान देखिए को खतरा है, बता रही थी। सारे इमोशनल कार्ड चले गए। हाँ, लेकिन जब धनंजय सिंह जेल से छूटे हाँ, तो कहा तो ये जाता है कि जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं गए, वो सीधे गए कैची धाम, दर्शन किया, माता पूर्णागिरी के दर्शन, सब दर्शन दर्शन करके वो जौनपुर आए। उनको किसी का फोन आया, दिल्ली भाग गए और दिल्ली में उनके साथ 40 मिनट तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बातचीत हुई और उनसे कहा गया कि भाई इतनी इतनी जांचें हैं, ये मामले हैं, आप जेल में रह के आए, बाकी आप बताइए क्या करना है। तो धनंजय सिंह को जाहिर सी बात है कि सरेंडर होना पड़ेगा। वो धनंजय सिंह सरेंडर हुए। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कृपा शंकर सिंह के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जौनपुर की सीट पे आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं, अभी वोटिंग के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी की तारीख में मुकाबला 70-30 का है। 70-30, 70 किधर, 30 किधर? 70 आप मानिए भारतीय जनता पार्टी को, कृपा शंकर। और 30, हाँ, और 30 बाबू सिंह कुशवाहा 30%। बाबू सिंह कुशवाहा तो वहां फैक्टर है ही। वहां फैक्टर है उनके सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव, वो जिनको अब मायावती ने उतार दिया बिल्कुल है। बिल्कुल रातों रात जिनको टिकट मिला, तो वो भी फैक्टर है। अब वो कितना असर डालेंगे, कितना काम करेंगे पता नहीं, लेकिन क्योंकि सिटिंग सांसद हैं, बसपा के सांसद रहे, अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि श्याम सिंह यादव और जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा और इधर श्याम सिंह यादव। देखिए जौनपुर का भी जो समीकरण अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी मौर्य हैं, कुशवाहा करीब हैं, कोल हैं, तमाम जाति का यहाँ पर वोटर है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि 7वें चरण में जो चुनाव होगा रॉबर्ट्सगंज, उसमें रिंकी कोल को अनुप्रिया ने टिकट दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि 1 लाख वोटर्स कोल जौनपुर की सीट पे है और लगभग इतने ही मिर्जापुर की सीट पर है, तो वो फायदा लेने की भी कोशिश है। बहरहाल जौनपुर में मुकाबला टाइट है, टाइट है। तगड़ा मुकाबला है। अब मुकाबला वोटिंग आते आते कितना बदलेगा, हाँ, ये तो वक्त वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत। और बहुत देर से हम लोग ये 14 सीटों का एक एक बात को लेकर, एक एक चीज को, हर समीकरण को साध कर यहाँ पर विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। तो इन 14 सीटों पर, छठे चरण की 14 लोकसभा सीटें हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन अपने अपने तरीके से हर कोई आकलन लगा रहा है अभी चुनाव कहाँ पर खड़ा है और वोटिंग के बाद लोगों की राय क्या बदलती है, क्या राजनीतिक विश्लेषक जो है उनकी राय बदलती है, क्या क्या किसी तरह का परिवर्तन होगा, हर एक बात का विश्लेषण आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे थे, देखते रहिएगा। नमस्कार।